खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब मेरे साथ। हमारे साथ बड़े मौजूद मेहमान अली गौहर बलोच साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। मगर पहले ज़रा रन डाउन और कुछ खबरें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें। हुकूमत PTI मुज़ाकरात, दोनों तरफ से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। स्पीकर साहब ने भी एक तरह से ऑफ़र कर दिया, मगर फिर रुकावट क्या है? ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या ये एक बेमानी एक्सरसाइज है? मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक किस वजह से PTI ने जो है उसकी वापस ली, इसका क्या सिलसिला? और गर्मियों में बिजली क़यामत बन के गिर रही थी और अब गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारी हो रही है। ऑलरेडी हम ये खबर कर चुके हैं कि 850% सरकार ने अभी तक इस गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है और अब फिर 25% होगा। और शाम की तबाही और फिर ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। और क्या फिर इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए फिर एक मुहिम चलेगी, जो हमने पहले भी एक दफ़ा देखी थी? मगर फ़िलहाल चलते हैं अली गौहर बलोच साहब। अवाम को तो कोई एतमाद नहीं है इन मुज़ाकरात पे। फिर आपके हवाले से मुझे माफ़ कीजिएगा, लेट मी बी दी डेविल्स एडवोकेट, कि वो कहते हैं जी आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, जहाँ मुज़ाकरात वो कह रहे हैं वहीं पे होंगे वरना नहीं होंगे। तो अब ये बिल्कुल आई वॉश है आपके ख्याल में, या वाकई आपकी हुकूमत सीरियस है, मुल्क एक शदीद माशी और सियासी बहरान में है? तो कैसे रहनुमाई फरमाएंगे आप हमारी इस हवाले से, जनाब अली गौहर बलोच साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि इन जो ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने लगा है, इसमें किस हद तक संजीदगी है। देखिए, हमेशा से हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा है कि वो मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लियर है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं और पुरतशद्दद सियासत से बाहर आना चाहते हैं तो हम आपसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हमेशा बानी PTI ने यही कहा कि मैं जो बातचीत करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, वरना मैं बातचीत नहीं करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एहतजाज के नाम के ऊपर पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ भी जारी रखी। KPK में हुकूमत बनी, वहाँ से बार बार जो है वो रियासत के ऊपर हमले किए गए और वहाँ के पूरे वसाइल जो थे वो साथ लेकर जो है किए जाए कि वो सूबे में डिलीवर करते। और जो सूबे में हालात हैं और मुल्क में जो हालात हैं दहशतगर्दी के और लॉ एंड ऑर्डर के और मईशत के ख़ास तौर पर, उनके ऊपर वो अपनी तवज्जो करते। उन्होंने एक ही चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखी कि ये वसाइल लेकर और ये लोग और सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी लेकर इस्लामाबाद के ऊपर धावा किस तरह से बोलना है, IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान को कर्जा ना देकर डिफ़ॉल्ट किस तरह करवाना है, पाकिस्तान को श्रीलंका किस तरह से बनाना है। देखिए बलोच साहब, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अब अकेला, लेट मी बी अ डेविल्स एडवोकेट। अब देखें ना, आप पर्चे पे पर्चा दे रहे हैं, अच्छा कोई माहौल नहीं है, उनको जेल में भी हम देख रहे हैं जिस किस्म का उनके वो बताते हैं हमसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी सरकार कितनी बाख्तियार है, बल्कि एक तस्वुर तो ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट से उनकी अगर ठनी रहे, लड़ाई बनी रहे, तो मुस्लिम लीग नून की भी बनी रहेगी। लिहाजा ये सीरियस नहीं है। ये वो शकूक व शुबात है जो हम चाहते हैं कि आप इन पर वजाहत कर दें। देखें, अगर ये लोग बातचीत पे संजीदा हैं और मुज़ाकरात पे संजीदा हैं, जिस तरह से कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा और अभी भी बयान दिया और इससे पहले भी वो जिक्र कर चुके हैं कि आप लोग आएँ और हम आपके मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। मगर बलोच साहब, माफ़ी चाहता हूँ, उसी दिन ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आता है, वज़ीर दिफा का, कि बानी PTI का मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में चलेगा, जिस दिन मुज़ाकरात की ऑफर दे रहे थे किबला राना सनाउल्लाह साहब। देखिए, एक तरफ आप जब इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करते हैं और आपके वज़ीर आला ये कहते हैं कि हम जो है वो अब पुरअमन तरीके से नहीं, असला साथ लेकर आएंगे और गोली का जवाब गोली के साथ देंगे, और इनकी जितनी भी लीडरशिप है वो तमाम की तमाम जितने इनके मतलब है कि स्पोक्स पर्सन हैं वो सारों के मुख्तलिफ बयानात होते हैं। लिहाजा इनके कौन बंदा है जो गारंटी करेगा। PTI के साथ जो है वो हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, बल्कि मशवरा दिया है कि इजाज़त कर ली जाए, जो मुज़ाकरात हैं वो कर लिए जाएँ, लेकिन साथ ये मशवरा दिया है कि 9 मई पे बात ना हो,
26 नवंबर पे बात ना हो, 26 आईनी तरमीम पर जो है वो बात ना हो, और 3 फोरम्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं कि इस पर शायद एक फोरम पर जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक तो स्पीकर कौमी असम्बली का घर या उनका दफ्तर, दूसरा ये कहा गया है कि अगर ट्रुथ कमीशन जो है वो बना दिया जाए तो ये भी बेहतर है। तीसरा ये कहा गया है कि खुर्शीद शाह वाली जो पार्लिमानी कमेटी है उसके प्लेटफॉर्म पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस तमाम तर मामलात में होने के बाद, पहले जब PTI ने ये मुज़ाकरात की दावत दी थी तो हुकूमत ने आगे से जवाब नहीं दिया था, अब क्या हुकूमत जो है वह जवाब देगी और मुज़ाकरात इसी पैरामीटर्स पे होंगे? देखिए, बात यह है कि मुझे अगर आप इजाज़त दें बात मुकम्मल जी करने जी की, प्लीज़ तो मेरा ख्याल है कि आपके काफ़ी सवालों के जवाब आ जाएंगे। जी जी सूरत हाल ये है कि हुकूमत बिल्कुल संजीदा है बातचीत करने में, और जाहिर है कि मतलब है कि हमने कभी भी गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन मैंने कहा कि जिस तरह से KPK के वज़ीर आला का बयान आता है, तो जाहिर है, और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया कि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की अगली वो धमकी भी साथ लगा रहे हों कि हमने 10 दिन के लिए आगे कर दिए, 5 दिन के लिए आगे कर लिए, और फाइनल एंड लास्ट कॉल भी देकर देख ली हो, और वो हमला भी इस्लामाबाद पर कर लिया हो, तो उसके बाद अब आप फिर कहें कि आप इस धमकी के जरिए सिविल नाफरमानी की एक तलवार लटकाकर हुकूमत के सर के ऊपर, आप बकौल आपके या PTI के बकौल जो मतलब है कि जो उनका तरीक़ाकार है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप फिर कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, 9 मई के वाक़यात हों या दीगर हों, जहाँ पर कानून शिकनी की गई है, जहाँ पर आइन शिकनी की गई है, जहाँ मुल्की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो लोग उसमें गुनहगार हैं, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वो आप भी नहीं कह सकते कि उनको रियायत मिले, खुद PTI वाले भी नहीं कह सकते, लेकिन उसके शवाहिद तो सामने आए ना बलोच साहब। मैं एक चीज़ और कोट करना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब को मैं अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में सुन रहा था, उन्होंने जब उनको क्लिप सुनवाया कि जब हमारे एक साफ़ी मतीउल्लाह जान पर जो केस बना उस पर वो आइस डाल दी, और राना सनाउल्लाह साहब ने बरमला कहा, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस फोरम पर, उन्होंने कहा कि ये झूठा केस है, और जो IG इस्लामाबाद हैं उनकी ज़रा सरजनिश होनी चाहिए या उनसे पूछा जाना चाहिए। सवाल यह है कि कोई मेजर्स ऐसी हों जिसे आप CBMs कहते हैं, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इधर से तो कोई नज़र नहीं आ रही, उधर से उन्होंने कमेटी बना दी है। सॉरी, आप जारी रखें अब मेरी इस बात की। देखिए, बात ये है कि संजीदगी ये होती है कि आप अपने तमाम एहतजाज और तमाम कॉल जो हैं वो वापस लें, और उसके बाद सिर्फ 1 या 2 बंदे हों जिनके ज़िम्मे हो कि ये इस बारे में बयानात देंगे, और ख़ास तौर पर वो जो बयान देंगे वो ज़िम्मेदाराना होने चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 बंदे जो हैं वो मुज़ाकरात की मीडिया के ज़रिए बात कर रहे हैं और बाकी लोग धमकियाँ लगाने की ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि इस वक्त ज़्यादा सूरत हाल जो है इनके जो केसेस की है वो ज़ाहिर है यकीनी तौर पर बड़ी गंभीर है, लेकिन जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे तो ये शराइत पहले नहीं रखी जा सकती, तब मामलात आगे बढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी संजीदगी का ये लोग मुजाहरा कर रहे हैं, तब पता चलेगा कि ये कितना आप कुछ लोगों को रिहा नहीं कर सकते बलोच साहब। कुछ लोग जिन पर जो कहते हैं जी फेक पर्चे हैं या गलत पर्चे हैं, और इसमें होते भी हैं, आप जानते हैं हमारे, तो उनको अगर आप CBMs के तौर पर वो कहते हैं कि यार इनको कर दें, तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल आपकी अपनी एम्पावरमेंट होगी। हम तो चाहते हैं कि सियासत फले फूले, और आप देखिए मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो मामलात इस वक्त अदालतों के अंदर है, जाहिर है इधर तो 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें भी होती रही हैं, और बेशुमार ऐसे केसेस भी हैं जो हम समझते हैं कि वो वाकई मतलब ओपन एंड शट केसेस हैं और बड़े क्लियर केसेस हैं, उनमें भी इनको बाद में बरीयत मिली है। तो जाहिर है लेकिन हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अदालती मामलात को मानते नहीं हैं। तो जाहिर है हमने तो एक लीगल फोरम जो है वो इख्तियार किया। बलोच साहब, इधर से जमानत होती है, बाहर फिर उनको दोबारा जो है एक नया पर्चा तैयार होता है, तो ये तो सरकार कर रही है ना, पुलिस तो मेरा ख्याल है कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे और उस मुज़ाकरात में TOR जो है वो सेट हो जाएंगे,
तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। यही वजह है, मुज़ाकरात में बैठने की क्या वजह है कि अगर उनकी तरफ से कोई तो होते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून में सर क्या चल रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब बहुत खामोश हैं और जो पार्टी के बड़े रहनुमा हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं। खुर्रम दस्तगीर जो हैं वो भी नाराज़ नज़र आते हैं। मियां नवाज शरीफ पार्टी के रहनुमाओं से क्यों नहीं मिल रहे सर? क्यों वो खामोश हैं इतने? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मिलते हैं और उनका एक अपना शेड्यूल है, उसके मुताबिक वो मुलाकातें करते हैं। जाहिर है खुर्रम साहब ने गिला किया होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो लीडरशिप के नोटिस में है और ज़ाहिर है खुर्रम साहब से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी, दीगर लोगों के साथ भी होती हैं। ज़ाहिर है उनके ऊपर भी बड़ी अली गौहर बलोच साहब, आपने हमेशा पॉजिटिव बात की है और हम भी आपको इस प्लेटफॉर्म से चाहते हैं कि सियासत जो है वो पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा नून पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ थे। कोई आगे रास्ता तो खुले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबू ज़र सलमान न्याजी साहब, मेंबर कोर कमेटी PTI। थैंक यू वेरी मच सलमान, आपने हमें वक्त दिया। सलमान, एक आम राय ये पाई जाती है, हालांकि आपने कमेटी बना दी है, कि जहां आप मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं उनके पास कुछ है आपको देने के लिए? देखिए सईद साहब, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और लॉजिक से अगर बात सोचें तो यही सवाल हमेशा आपके जहन में आता है, क्योंकि अभी तक जो हुकूमत का रवैया है उसमें हमें कोई सीरियसनेस या कोई लचक नजर नहीं आती। और साथ साथ कल भी खान साहब ने एक बात क्लियर कर दी है, हमारी कुछ प्री कंडीशंस हैं, अगर वो प्री कंडीशंस मीट होंगी तो तब ही जो मुज़ाकरात हैं वो आगे की तरफ चलेंगे, अदरवाइज मुज़ाकरात नहीं चल सकते। और उसमें सबसे जो पहली बात है वो यही है, हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिहा किया जाए, जिनको आपने एक साल से बेजा जो है वो जेल में रखा है, और उसमें खान साहब खुद भी उसमें निकले। लेकिन न्याजी साहब, एक सवाल और भी है कि अगर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो क्या ये मुज़ाकराती टीम इतनी बाइख्तियार है कि वो फैसला कर सकेगी, और क्या उनके फैसले जो है बानी PTI इत्तेफाक कर लेंगे? देखें, उसके लिए जरूरी है कि जो हुकूमत है, क्योंकि ये पिछले कोई तकरीबन 3 महीने से जितने सियासी लोग हैं, जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं, वो हुकूमत में है। जो इस वक्त अडयाला में लोग बैठे हैं जो इनको चला रहे हैं या खुद हुकूमत वाले, इन लोगों ने वो सियासी लोगों से सारी मुलाकातें खत्म की हुई हैं। तो इस वक्त सबसे पहले तो इनको रिज्यूम करने पड़ेगी मुलाकातें खान साहब से, जो हमारे लोग हैं, जो सियासी लोग हैं उनकी। और साथ साथ देखें, हुकूमत को भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए। अब हुकूमत, अगर आप देखें, यहाँ मुज़ाकरात की बात हो रही है, अगले दिन FIR की कॉपी आती है, इस रिकॉर्ड में हमारे खान साहब को आपने कत्ल के मुकदमे में नॉमिनेट कर दिया है, उनकी बीवी को आपने कत्ल के मुकदमे में नॉमिनेट कर दिया, पूरी लीडरशिप को कर दिया। और वो रेंजर्स के एक्सीडेंट का केस है, जो एक शख्स का नाम आ गया जिसने उनको गाड़ी के नीचे दी है। लेकिन हुकूमत अगर इस रास्ते पर चलना चाहती है, वो टकराव चाहती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके पांव पकड़ के तो इनको मुज़ाकरात कभी भी नहीं कहेगी। हमारी प्री कंडीशन है। सलमान, एक और सवाल मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। आपने ये सिविल नाफरमानी, जाहिर है एक एक्सट्रीम होता है और उसको आपने अच्छा किया, मौखर कर दिया, उसकी क्या वजूहात हैं? कि क्या आपको कोई एश्योरेंस आई है? नहीं, एश्योरेंस की बात नहीं है शहीद कादी साहब, उसको सिर्फ नेक नियति से एक बोनाफाइड फैसला है इमरान खान साहब का कि चले हम इनको मुज़ाकरात का एक रास्ता दिखाते हैं, अगर उस पर कोई डेवलपमेंट होती है तो हम इसको मौखर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स हुकूमत इसको समझेगी तो फिर ये हम फर्दर इसको मौखर नहीं करेंगे, इसको हम इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आपको नजर आएगी। मुझे बताइएगा कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल जो मौखर की गई है, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल के कहने पर बानी PTI ने की है। क्या महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल बानी PTI को जेल जाने और मुलाकात करने का प्रोग्राम है उनका? देखिए, ये तो काफ़ी दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है। बिल्कुल मुलाकात तो खान साहब से मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन जितनी है सारी वो सारी एक ही तरफ गामजन है, वो ये है
हमने जमहूरियत बचानी है इस मुल्क पर। इस वक्त जमहूरियत पे कब्जा हो चुका है, एक स्टोलन मैंडेट के तौर पे लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे बादशाहत नहीं है, बादशाहत चल रही है, जमहूरियत नहीं है। तो सबने मिलके इस मुल्क को बचाना है। जो लोग अपोजिशन में जिनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे साथ, वो बिल्कुल खान साहब से मिलेंगे तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। लेकिन हमें पूरा यकीन है, क्योंकि अडयाला की जो जेल है वो ना कानून पे चलती है ना आइन पे चलती है, वो सिर्फ ख्वाहिशात पे चलती है। वहां पे कोई कानून नहीं है, जंगल का कानून है, तो वो इसको कामयाब। अच्छा, एक इल्जाम और आप पे लगता है अबू जर सलमान न्याजी साहब, क्योंकि आप इंतहाई इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टी हैं और कोर कमेटी के मेंबर हैं। कल हमारे साथ हमारे एक दोस्त साफ़ी जायद गिशकोरी साहब भी थे, जो कहते हैं कि बेशुमार फंडिंग और लॉबिंग पे पैसा अमेरिका बहादुर में या ताकतवर मुल्कों में हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि उस फंड को जो नाम पे है वो बैरिस्टर गौहर साहब के नाम पे है। तो क्या ये आपकी तरफ से है, लोग रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं, या ऐसी कोई बात है ही नहीं कि वहाँ पे कोई लॉबिंग में आप पैसा खर्च नहीं कर रहे? इस पे आप क्या बताएंगे हमें? इससे मुझे टाइम दीजिएगा, मेरी बात सुन ले जरा प्लीज प्लीज प्लीज। ये लोगों को समझ नहीं आती है बात, ना इस हुकूमत को आती है, ना हमारे सहाफी लोगों भाइयों को आती है। बड़े काबिल एहतराम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है पाकिस्तान से बाहर, वो वॉलंटरी सपोर्ट है। वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं जो अपने मुल्क के बारे में फिक्रमंद है। ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनकी बहुत लॉबी एग्जिस्ट करती है, अमेरिका हो, वेस्ट हो, जो भी हो। और वो वहां पे क्या कह रहे हैं मुल्क के लीडर्स को? वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को फरोग देने में अपना रोल अदा करें, रूल ऑफ लॉ को फरोग देने में अपना रोल अदा करें। वो ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पे हुकूमतें तोड़ें, डिसमेंटल करें, यहाँ पे रिजीम चेंज करें। आप इस मुल्क में जमहूरियत की बात करें। जो पाकिस्तान एक यूएन का मेंबर है, उसकी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी है पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल ट्रीटीज को पाकिस्तान में पाबंद है उसका। तो वो पाकिस्तान से सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है उनकी, ये कोई गलत बात नहीं है। एक मुहज़्ज़िब शहरी होने के तहत उनका एक डिमांड है और जिसको पूरा करना चाहिए। अमेरिका अगर इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पे अच्छा किरदार अदा कर सकता है, जमहूरियत के लिए कर सकता है, तो जरूर करे। रिजीम चेंज ना हो, लेकिन एटलीस्ट मुल्क के अंदर जमहूरियत को प्रमोट किया जाए। और अगर आप ये मैं आपको देखूं, आप देखा होगा 77 में भुट्टो साहब ने क्या बयान दिया था कि जी अमेरिका मुझे आउस्ट करना चाह रहा है। फिर 88 में बेनजीर भुट्टो ने कहा हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे, इनफैक्ट हम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रोक लेंगे, रोकना पड़ा तो। फिर नवाज शरीफ साहब के 2007 की स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या कहते थे जी मुशर्रफ साहब को हटाएंगे, मुल्क को डिजास्टर की तरफ लेके जा रहा है। अमेरिका से रिक्वेस्ट की नवाज शरीफ साहब ने। फिर उसके बाद बेनजीर साहब ने अमेरिका के थ्रू यहाँ पे नेगोशिएट किया मुशर्रफ के साथ। ये सब वॉशिंगटन पोस्ट हर जगह रिपोर्ट हुआ है। हम ये नहीं कह रहे इनकी तरह के आके इंटरफेयर करें, हमें हुकूमत में बिठाएं। हम कह रहे आए अपना रोल अदा करें एज अ वर्ल्ड पावर, कि आप इस मुल्क में जमहूरियत को प्रमोट करें, आप ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करें, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करें, जो अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वी डोंट वांट इंटरफेरेंस, वी डोंट वांट रिजीम चेंज इन पाकिस्तान। हम सिर्फ आइन, इंटरनेशनल लॉ, कानून, बुनियादी हकूक की बात करते हैं। लेकिन अबू जर सलमान साहब, दुनिया बदलती रहती है, मगर आप देखें चिली का coup देख लें और लैटिन अमेरिका में देख लें, अमेरिका तो एक बदनाम है इस हवाले से कि जी मियाँ साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मियाँ साहब मेरे साथ मियाँ शाहिद साहब हैं। जी मियाँ साहब, मैं न्याज साहब से पूछना चाह रहा हूँ, काजी साहब के खबरें ये भी आ रही हैं कि पीटीआई ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर को जो है वो बुलाना चाह रही है ताकि वो अदालतों में आके जो अदालतों की समाअत देखे और यहाँ के हालात देखे। क्या सर ऐसी कोई खबरें हैं कि पीटीआई जो है वो इंटरनेशनल सतह पर ह्यूमन राइट से राब्ते कर रही है? देखें, जितने इंटरनेशनल फोरम्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एज अ स्टेट ने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हुई है, जो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस कानून की पाबंदी करनी है। और जब आप इंटरनेशनल लॉ में कुछ चीज साइन करते हैं, वो आपके मुल्क का कानून बन जाता है। तो फिर आप पाबंद हैं तो उसको आपने फॉलो करना है। तो हमारे पास कुछ ग्रीवियंसेस होते हैं, कुछ फॉरम्स होते हैं, वहां पे हम इशू रेज करते हैं। जैसे आपने पिछले दिन का ह्यूमन राइट्स कमेटी की कुछ फाइंडिंग्स आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस के ह्यूमन राइट्स वर्किंग ग्रुप की फाइंडिंग्स आई थी, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही। कोई भी फॉरम्स होंगे, हम बिल्कुल वहां पे अपना इशू रेज करेंगे और हमारा हक है, हमें आईने पाकिस्तान देता है
जब आप कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं तो वो आईने पाकिस्तान आपको हक देता है कि वो आप उसको इंप्लीमेंट करें और उसको इन्फोर्स करें अंडर द इंटरनेशनल लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और बिल्कुल हम ये करेंगे। जहां तक अमेरिका की बात है, कादी साहब ठीक है, लेकिन नहीं नियाज़ साहब, क्या उन ऑब्जर्वर्स को अदालतों की समातों में बुलाया जाएगा? क्या आप लोग पीटीआई इस इरादा रखती है कि वो ऑब्जर्वर्स यहाँ आए और समातें देखें? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने आपको देखें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन साइन किया हुआ है, ICCPR साइन किया हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटोकॉल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स साइन किया हुआ है। तो वो कानून क्या कहते हैं कि आपने फेयर ट्रायल देना है यहाँ पे लोगों को, अपने मुल्क के शहरियों को, और आपका आइन भी यही कहता है। और फिर आपने वो साइन कर दिया तो आपके मुल्क का कानून बन गया। और अगर कोई वायलेशन है तो वो रिपोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को होना चाहिए। ये तो एक चेक होता है अब्यूज ऑफ पावर, गवर्नमेंट एक्सेस, ह्यूमन राइट की वायलेशन के खिलाफ, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। इंटरनेशनल और नेशनल तो हम जरूर चेक करवाएंगे और इस पे हम लोगों को दावत भी देंगे, उसको ऑब्जर्व करें। अब उधर सलमान न्याजी साहब, अच्छी बड़ी खबर आपने दी। बहरहाल कानून में रह के जो भी रेमेडी किसी के पास है, पार्टी के पास है, मगर जमहूरियत का फ़रोग होना चाहिए हमारे यहाँ। और चूँकि ना जमहूरियत आगे बढ़ रही है, मैशत तो पीछे पीछे जा रही है, तो अल्लाह का हम कर्म के बड़े मुतमन्नी हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सी खबरें अब बात करेंगे। गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला, ये क्या सिलसिला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, होशरुबा इंकशाफात करते रहे हैं और प्रीवी रहे हैं, बहुत सी डील जो होती रही हैं, और बहुत शोर भी किया और मुल्क के लिए कि यार ये हम ये मुआहदे ना करें। थैंक यू वेरी मच अरशद अब्बासी साहब। अरशद अब्बासी साहब, कल हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हफीज़ पाशा। उन्होंने बताया 18 सेंट्स में हम इंडस्ट्री को बिजली दे रहे हैं, 9 सेंट्स पे दे रहा है इंडिया। क्या इंडस्ट्री यहाँ चलनी है। और अभी ये मियाँ साहब आपको खबर देंगे कि जी हमें एक वादा किया गया है कि 12 रुपये बिजली का यूनिट नीचे आ जाएगा। अब जो मलाई मुली उतार के लोग निकल गए, तो कोई ऐसा लगता है कि भाई अब कोई नहीं, वो जाके बाहर अपने महल्लात जो माशाल्लाह इस मैशत को नचोड़ के बनाए हैं उन्होंने, वहाँ रहें और कोई बिजली की कीमत कम हो जाएगी। डू यू थिंक सो? एंड वाई गैस का क्या बनेगा? देखिए गाइस साहब और शायद आप दोनों बड़े अच्छे प्रोग्राम करते रहे हैं पावर सेक्टर के ऊपर। बात ये है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई ना कोई स्लोगन लॉलीपॉप तो देना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की जो टीम है शायद उसको सही ब्रीफ नहीं कर पाई कि अभी तक तो खुद इनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि 4 IPPs के साथ इनके मायदे रीनिगोशिएट हुए। हालांकि ये 8 महीने पहले ये गुनहगार आपके सामने बैठा है जिसे नो पावर प्लांट की निशानदेही की थी कि इनके पावर परचेज एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। उनमें से भी 4 के भी हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं कम से कम 12 पे बिजली सस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत को हर वक्त चुकाम होता है कि लोगों को होप दे ही रखना, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन भाई साहब, चंद दिन पहले जो मोहम्मद अली साहब हैं, जो टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं, उन्होंने ये खबर दी है और आज भी ये खबर आ रही है कि तकरीबन 44 IPPs जो हैं उनसे बातचीत चल रही है। कुछ के मुआहदे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। कल भी एक मुआहदा जो है वो ख़त्म किया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि 12 रुपये फ़ी यूनिट तक मार्च तक बिजली जो है वो कम की जाएगी। और मौसम गर्मा जो आ रहा है, मौसम सरमा के बाद, उसमें जो है वाज़े तौर पर बिजली की कीमतों में कमी आएगी। इस हवाले से बड़े आला सतही लेवल्स पर जो है वो कहा गया है कि बिजली कम की जाए और इसमें बिजली चोरी भी रोकी जाएगी, बिजली के लाइन लॉसेस भी कम किए जाएंगे, जो IPPs हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, टेक एंड पे पे आया जाएगा। तो सर, मौसम सरमा तो फिर खुशखबरी, मौसम गर्मा खुशखबरी ला रहा है ना फिर। यार शायद बताएं, आपने माशाल्लाह जर्नलिज्म मेरे ख्याल में 2004 से शुरू किया था। मैं एक बात कर रहा हूँ, कायद साहब दूसरी पुराने, कभी गवर्नमेंट ने हमेशा उनका काम ही ये होता ना कि उम्मीद दिलाना, अच्छी अच्छी खबरें दिलाना। आप भी यहीं थे, आप दोनों भी यहीं थे, मैं भी यहीं था जब 2014 में शुरू हुआ कि जी गेम चेंजर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात एक्चुअली ये है कि अगर ये शुरू करेंगे तो मैंने इनको जैसे कन्वे किया था, वो जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, कि देखिए आपके पास अगले साल ही आ रहा है, बल्कि ये क्या कुछ महीनों के बाद ही आ रहा है, दासू आ रहा है 4,500 मेगावाट, फिर 5,000 आ रहा है, बादशाह भी आ रहा है। ये 10,000 मेगावाट वो कौन सा रिन्यूएबल तो हाइड्रो पावर, वो बेस लोड, वो उसको पहले वो लेके आएंगे।
जब वो लेके आएंगे तो क्या होगा, और IPVs ख़त्म हो जाएंगे और IPV रेटिंग भी चले सर जाएंगे। उसको तो 10 साल लगेंगे, उसको तो 10 साल लगेंगे जो हाइडल आएगी। लेकिन मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि अब हम इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। देखें सर, मोहम्मद अली साहब ने 2020 में एक रिपोर्ट भी दी थी। वो एक प्रोफेशनल जो है वो एक वज़ीर हैं और वो टास्क फोर्स का हिस्सा भी हैं, तो वो ये कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। देखिए, जब मैंने जैसे पहले कहा कि 8 माह पहले वो रिपोर्ट मैंने रिलीज़ की थी कि जिन पावर प्लांट के एग्रीमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जैसे पहले भी कहा है, अभी तक तो उन 9 में से 4 के हुए हैं। ये हो जाएगा, कर लेंगे, वो होगा, ये होगा, ये नारे, ये बातें, ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे तो देखें आपकी और हम भी इनको क्या सलूट करेंगे। आपका क्या ख्याल है, हम ये करेंगे ना जी? जब हो जाएगा तो ठीक है, वेल डन। लेकिन आपने कहा ना 10 साल, लेकिन सर फ्रांसिक ऑडिट तो होने जा रहा है ना। डोनर्स हैं किसका, और ये इतना लेट क्यों हुआ? IPPs का फ्रांसिक ऑडिट होने जा रहा है, शुरू होना चाहिए था जुलाई से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस्तेमाल की, इसमें कुछ छुपे हुए चीज़ें हैं कि हम करेंगे फोरेंसिक ऑडिट, ये करेंगे। पहले क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं किया? पहले उन्हें फारग कर देंगे, वो घरों में चले जाएं, दे चुकी, इसलिए नहीं। देखिए काजी साहब, बात बताऊँ, आप शायद दोनों को नहीं पता, आप दोनों की PhD में हो चुकी हैं, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में। आप हमारी सोसाइटी को, आप हमारे बंदों को बहुत बेहतर जानते हैं, चाहे दुनिया को और बंदा इतना कोई नहीं जानता जितना आपका इंटरेक्शन होता है। एक बड़ा बानी खेज सवाल है कि हम करेंगे, ये क्यों नहीं करते? 6 दफ़ा तो एडवर्टीजमेंट, हाँ आज ही कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर एक बात नहीं जनाब, बिल्कुल करें और पब्लिक करें कि ये फोरेंसिक ऑडिट हमने किया है। और ये जैसे कोई विंड का पावर प्लांट है जी, एक्चुअली मशीनरी की इतनी आई है, इन्होंने क्लेम इतना किया है, ये इसमें कौन रोक रहा है? कोई ताकत रोक रही है क्या? भाई साहब, इसमें तो उम्मीद बंदी है कि जो पावर सेक्टर है उसमें लोग जो हैं वो जेलों में भी जाएंगे जिन्होंने गलत काम किया है, उस पैसा जो है वो भी वापस आएगा। IPP से जो है वो फोरेंसिक ऑडिट भी होगा और उसके अलावा जो है वो बिजली की चोरी भी रुकेगी। ये तो कमिटमेंट कर चुकी है, SIFC के प्लेटफॉर्म पर भी कमिटमेंट हो चुकी है और टास्क फोर्स भी कमिटमेंट कर चुकी है और लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन भाई साहब, कल रात को एक बहुत बड़ा इजाफा किया गया गैस सेक्टर में। रात के 9 बजे गैस की कीमतों में इजाफा किया गया और वो इजाफा 25% तक इजाफा किया गया है और उससे पहले 850% तक इजाफा किया जा चुका है। आप क्या समझते हैं कि जो गैस कंपनियां हैं उनमें शॉर्टफॉल क्यों है? गैस निकलती है, गैस को बेचा जाता है, उसका टैरिफ लिया जाता है, इसमें इजाफा क्यों किया जाता है सर? शायद देखिए, मेरे ख्याल में आज से 7 साल पहले एक इंटरनेशनल कंपनी थी, कोई इंजन, मतलब समझ लें कोई वर्ल्ड बैंक था या ये, तो चलो उसको छोड़े। हमने काम किया था कि पूरे पाकिस्तान में जितनी गैस की लीकेज है, चाहे साउथ की कंपनी है, SSGC है या SNGPL है, तो एक बात बड़ी क्लियर हुई थी कि यार ये कम से कम 24% है। अगर एक सोचें, अगर हम गैस की लीकेज को बंद कर दें और हाफ तक ही ले आएँ तो ये इजाफा ना करना पड़ता। और देखें उसी स्टडी में ये लीकेज से क्या मुराद है आपकी? टेक्निकल लफ्ज़ है, क्या चोरी है इससे मुराद, या गैस जो है हमारे पाइप लीक हो रहे हैं? देखिए, एक तो 12 जो पाइप्स का नेटवर्क है, आप देखें कहीं भी हमने अभी ऊंचाई नहीं किया, बेसिकली 25 साल इसकी लाइफ होती है, तो क्या ख्याल है कि SSGC या दोनों कंपनीज ने कहीं अपना नेटवर्क चेंज किया? जवाब है नहीं। और फिर दूसरी बात ये है, एक बड़ी टेक्निकल बात भी, कि जब ये गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है, उसके बाद लोग जब पंप लगाते हैं, पंपिंग आम एक बात है, उस पंप से पाइप्स के जॉइंट लीक हो जाते हैं, उससे ये पाइप की लीकेज और बढ़ गई है। इक्का दुक्का जो है, आप कहीं ना कहीं एक कार्रवाई भी होती है, वो होती जी हमने चोरी पकड़ ली। लेकिन अगर इसका ऑडिट किया जाए कि कितनी गैस पाइप्स में इंजेक्ट होती है वेल से, और कितनी बिलिंग होती है, और जेन्युइन बिलिंग होती है। जी भाई साहब, इसी पे मेरा सवाल है आपसे और आपसे गाइडेंस चाहूंगा। मैं एक SMS पे गया था, वहां से जो गैस आ रही थी वो जिस प्रेशर से आ रही थी उसी प्रेशर से गैस जो है वो आगे भी सप्लाई हो रही थी, लेकिन जो वाल्व था वहां से गैस को क्लोज किया गया था
और आगे गैस जो है उसकी लोड शेडिंग थी। ये चोरी कौन करता है सर गैस, और जो खातादार है जो बराह रास्त गैस के पाइप जो है वो जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं सर? यार शायद बात सुने, ये बात आपको ओगरा से करनी चाहिए कि ये अभी तक देखिए ये आज आपको बड़ी में खुल के आप सम टाइम, जैसे मैंने पहले कहा ना, कॉमन सेंस एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके क्या ख्याल है कि आपके घर में जो पानी इस्तेमाल होता है या यार देखिए बोटल वाटर इस्तेमाल, आपको पता है कि यार हमने घर में इतना पानी पीते हैं और इतना पानी आया है। ये इतना मुश्किल का काम नहीं है जिसको मुश्किल बड़ा बना के दिया गया कि बड़ा वो है। इसका ऑडिट आज तक कभी भी नहीं हुआ, एक बात। दूसरा है डिज़ाइन नेटवर्क। शायद आपको पता है कि पहले मेरा घर जुडिशा कॉलोनी में था। आप कैन यू 1 इंच के पाइप से वहाँ पे कितने घर हैं, 450 घर, 1 इंच से पूरे घर को और पूरे जुडिशा कॉलोनी को सप्लाई की जा रही थी। आपके सामने सच बताते हैं। ये ऐसी है कि एक वायर, छोटी सी वायर से आप 10 घरों को इलेक्ट्रिसिटी करा दें। यानी हमारा डिज़ाइन फॉल्ट, फिर डिज़ाइन फॉल्ट के ऊपर ये पाइप्स लगने, ये हमारी चोरी। मेरा देखिए रफ गैस है 24 से 26% है। आपने जो बात की है और हर बंदा कह रहा है कि जो गैस में कीमतें बढ़ाने की बजाय अगर हम ये चोरी को ख़त्म करते तो कितना आसान था। फिर दूसरी बात है, आपको याद है कि 2015 में मैं वही बदकिस्मत बंदा हूँ जिसको अमेरिका ने बोला कि जी आया जी हम आपको शेल गैस की ट्रेनिंग देते हैं। मैं 2-3 महीने की ट्रेनिंग भी करके हूँ। वो सुना वो शेल गैस अभी 3 पेजेस की हमने पॉलिसी ब्रीफ नहीं रखा। आप सोचें ये भी देखो बाबू होगा। अब आप चूँकि एक बड़ी ओपन एंड सीधी बात करते हैं, हमारे देखिए बात को बात करते ब्यूरोक्रेसी ने आज तक, आप यकीन करें आप दोनों चाहें कल आपको देते हैं 3 पेजेस की वो पॉलिसी क्या है जी, ये ओपन है, ये लीजिए ओपन बिडिंग है, चाहे गैस निकले, शेल है, चाहे टाइट गैस है, कुछ है, हर चीज़ बना के दी हुई है, वो अभी तक पास नहीं हो सकी। अब भाई साहब कहा जाता है कि गैस जो है वो कम हो रही है, इसलिए शॉर्टफॉल है और उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो है एलएनजी लाई जाती है, जिससे रेवेन्यू बढ़ता है और इसलिए कीमतें बढ़ती हैं। क्या वाकईतन गैस जो है वो कम हो रही है? क्या वाकईतन हमारे पास गैस नहीं है और शॉर्टफॉल जेन्युइन है, या कोई और बात है जिससे एलएनजी लाने के लिए? आपको याद है कि जब इमरान खान साहब आए थे तो उनको एक स्टडी पेश की थी, ऑयल एंड गैस हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की पॉलिसी। अभी तुम्हारा एरिया भी 45% जो है एक्सप्लोर हुआ है। ये बातें बड़ी लंबी और बड़ी खुली बातें हैं, लेकिन 2 बातें, एक तो ऑडिट एग्जिस्टिंग का एक बात, दूसरी बात मेरे ख्याल में कल या परसों मेरी एक रिपोर्ट आ रही है, ये आप ज़बरदस्त रिपोर्ट होगी, आप ज़रूर देखिएगा, कि मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में शायद हमें अब एलएनजी की कहीं ज़रूरत, इंपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, शायद एलपीजी की भी ज़रूरत ना पड़े। ये भी एक मैजिक आपके सामने होगा। और साइंस में ये कहते हैं शोबदे नहीं होती, साइंस है। असल जो बड़ा एक मसला है मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ वो ये है, देखिए आज पाकिस्तान में जो एक सोसाइटी में एक डिवाइड नज़र आ रही है, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो भाई साहब वो क्या नई चीज़ आ रही है जिससे एलपीजी और एलएनजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आप अगर 2 दिन इंतजार करें तो 2 दिन इसकी कल परसों वो नई चीज़ उस दिन बताएंगे, आज तो नहीं बताएंगे। अच्छा मैं अब्बासी साहब एक जनरल बात करता हूँ आपसे। मैं 1985 से जर्नलिज्म में हूँ। 1985 से कार्टल्स की तामीर ही हुई है। यहाँ पे जब बिजनेस और सियासत ने हाथ मिलाए हैं आपस में, जो आज तक मिले हुए हैं, जिस तरह प्लेटो कहता था ना कि कारोबारी आदमी को कभी हुकूमत में नहीं होना चाहिए, पर पुराना 2500 पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज भी हमें वो सच लगती है। भाई जब आप खुद अभी जो चंद दिन पहले 169 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई और मियाँ साहब ने खबर दी कि यार उसमें 14 पैसे कम करने थे मगर नहीं दे दी। फिर मियाँ साहब ने खबर देख दी कि जिसने फोग से बिजली बनाई थी उसको कीमत हमने कोयले की दे दी। सारे मुआहदे हैं, ये सारे अंदर होने चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ इसके चेंबर ऑफ कॉमर्स के आए थे नईम साहब, उन्होंने कहा था अगर आज इनके मुआहदे खोल के करें तो ये सारे के सारे जेल में होंगे, मगर कौन, हु विल बेल हिमसेल्फ, अपने गले में घंटी, अपने गले में घंटी कौन डालेगा जी? काजी साहब आपने जख्मों पे वो कहते ना हाथ रख दिया। आपको याद है कि हम कहते थे गेम चेंजर, ये चाइना के सीपेक, वही हमारे गले पड़ गए। लेकिन ये हमारी अपनी गलती है।
एक बात आप ऐड कर लें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने कहा कि जी ये जब से बने कार्टेल बने। देखें, मेरा एक 2 साल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जिसको लोग कितनी नफरत करते हैं, वहाँ पे कोई काम करता है, सच्ची बात है। लेकिन एक बात पता लगी, ये जो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ओगरा और नपरा, अब सच बात है कि ये कार्टल्स का अब जिसे कहते हैं ना हब, जैसे आप मुझे याद है आप वो लाहौर में पार्क टी हाउस हुआ करता था, राइटर्स और पोइट्स का एक हब होता था, सारे शायर वहाँ जाते थे। जी जी। अब ये जितने जो माफिया के बंदे हैं, चाहे ऑयल माफिया है, चाहे आईपीबी माफिया, अब माफी चाहता हूँ अरशद अब्बासी साहब, आपको रोकने को, आई हेट टू स्टॉप यू व्हेन यू आर टॉकिंग। आप वो बात करते हैं, वो मुल्क के लिए भी करते हैं, अंदर की बात करते हैं। बस इतना बता दूं कि अबू बकर खुदा बख्श साहब की रिपोर्ट इमरान खान साहब ने करवाई थी, जिन्होंने कहा था खुदा दा वास्ता ये रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ बंद कर दो, क्योंकि वारदात वहीं पे होती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस पर अमल नहीं हुआ, वो गलत या सही थी, हम आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ देते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये शाम की तबाही क्या बन रही है, ग्रेटर इसराइल बन रहा है नहीं बन रहा। मियाँ साहब आपसे भी रहनुमाई लेंगे, खुद भी कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये ज़रा आज इस पे हम खुद ही बात करते हैं। मुझे एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी नज़र आई यहाँ पे। आपको पता है इवन भुट्टो साहब के दौर अभी इख्तिताम पजीर हुआ था, जब जो है वो बर्जिंस्की को कहा गया कि जी इधर तो इनकलाब हो गया है, तो वहाँ पर फिर वो जो मुजाहिदीन आए थे, तमाम एम्बेसीज खोल दी गई थी और पोस्टर लगे होते थे। हम बहुत छोटे थे, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। अच्छा, वो जांबाज आए, फिर हमें पता चला हो ये तो दहशत गर्द हैं। आज शाम में HST हो या अल नसरा ग्रुप के आगे टूटे हुए आउटफिट्स हों, उसी का एक्शन रिप्ले वहाँ पे हो रहा है। ये हर जगह वारदात की जाती है, कभी इन्हें मुजाहिदीन बताया जाता है, कभी इन्हें जो है वो दहशतगर्द बताया जाता है। अच्छा, अब ये हो रहा है और उसके बाद साहब यही मैं रहनुमाई आपसे लूँगा सर कि काम शुरू हुआ था गजा से और उसके बाद लेबनान, फिर शाम, और मैं आज एक हदीस मुबारक भी देख रहा था, इब्ने माजा में हदीस मुबारक एक कोट की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जब शाम ख़राब होगा तो अरब ख़राब होंगे। तो क्या सर इजराइल जो आगे बढ़ रहा है ये ग्रेटर इसराइल की तरफ ही है? सर, मैं आपको अपनी आज राय देखो, मौका हमें मिल गया। बात यह है कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक विंटर ने हिट कर दिया है सैयारे को। आज का निज़ाम स्टालिनिज्म के निज़ाम के बाद आज की जो ये सिस्टम इन प्लेस है, जिसे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट कहते हैं, इसने इनका बुरकस निकाल दिया है। ये जंगें, ये इधर, ये सारी वारदात जो कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की रूलिंग एलीट को एक ख़ास यानी उनका एक नज़रिया जिसे कहते हैं वॉर कैपिटलिज्म, क्योंकि जंग होती है तो 910 वो उनका बजट बढ़ता है, उनकी कंपनियां माल बनाती हैं और वो समझते हैं शायद ट्रिकल डाउन भी हो। ट्रिकल डाउन कहीं नहीं हुआ। अब बात क्या है? बात यह है कि ये इसी तरह काम चलाते हैं जिस तरह मैंने भी थोड़ी देर पहले चिली की मिसाल दी। सारी उम्र पनोशे खैर खरीद से रहा, जिसने गले काटे चिली के अवाम के। बिल्कुल खैर खरीद से सुहार्तो जो था, जिसने सोकारनो का इंडोनेशिया में तख्ता उल्टा था, उसने जिन गनों से एक स्टेडियम में लाखों इंडोनेशियन को शहीद किया था, उसके पास गन्ने और पैसे जो हैं यही वेस्ट दे रहा था, और उसके बाद ये बगलें बजा रहे थे। और फिर यहाँ हमारे साथ क्या हुआ कि जी वो तो ये जो आखिरी सदर था जिसको इन्होंने, डॉक्टर नजीब की बात कर रहा हूँ, उसने कहा था, उसने सही मशवरा दिया था कि ये जब हमारा काम तमाम कर लेंगे तो फिर ये फिर आपकी तरफ से आएंगे। मेरे 5000 सपूत, जिसमें ज़्यादातर मेरी धरती के हैं, मेरे अपने इलाके के, उसमें हमारे सपूत गए, और 70-80 हज़ार लोग जो हैं वो हमारे शहीद हुए इनसे लड़ते लड़ते। और आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो गन साफ़ करना चाह रहे हैं जो डाला गया था। उस अफगान जहाज में से कुछ अरबपति निकले थे तो और या अवाम को लाशें मिली। क्या फिर अब बारी जो है वो एक एक करके मुस्लिम वर्ल्ड की है? क्या फिर यहूदियत जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर छाना चाह रही है? तो सर क्या फिर देखें, उसी तरफ आ रहा हूँ कि क्या ग्रेटर इसराइल की तरफ फिर मामला बढ़ रहे हैं, जो कि हम ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इसराइल ने जारियत की और बस नहीं। मैं एक बात बता दूं, जितनी कंप्रोमाइज्ड मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप है, ये क्यों इनको ये वारदाती ऊपर मुसल्लत करने की ज़रूरत होती है? ये क्यों करते हैं? उसकी क्या वजह है कि ताकि कोई ऐसी पॉलिसियाँ ना बन सकें जो आपके मफाद में हो। अब आप अगर पिछली सेंचुरी में देखें तो 2-4 मुल्कों ने, हालांकि मैं स्टालिनिज्म का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ,
जिन मुल्कों ने 4 मुल्कों ने तरक्की की, किसने की? चाइना ने की ना। 1949 का रेवोल्यूशन उसके पीछे खड़ा है। आज रूस दूसरी बड़ी फौजी ताकत है तो उसके पीछे 1917 खड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि स्टालिनिज्म हल है, बल्कि हम स्टालिनिज्म के क्रिटिक रहे हैं और ना ही हम गैर जमहूरी रवैयों के और गैर जमहूरी निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। मगर आप इस चुंगल से अगर नहीं निकलते, ये IMF और ये फैटफ और ये आप फैटफ में रौला बन गया आपका। अब आप मौलाना फजलुर रहमान क्यों आ रहे हैं इधर कि भाई वो पेपर मांगते हैं, ये किधर से पैसे आए, कहाँ खर्च हुए, कौन बताए? अच्छा मियाँ साहब आपकी लाइन कट गई है मेरे ख्याल में, दोबारा मियाँ साहब से। हाँ जी, तो ये मियाँ साहब मेरे ख्याल में ये मामला ये है कि ये हमें अपनी कौम की हवाले से पॉलिसीज बनानी चाहिए, हमें नेशनलिस्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए, हमें मीडिया पर लोगों की शख्सियत को तामीर करके उनको मुसलत नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद जर्नलिज्म मैं बता रहा हूँ, 42 ईयर्स तो मुझे शायद हो गए, अगर मैं 50। मियाँ साहब जब मैं ये आपको एक बताता हूँ कि कैसे हमें बताया गया कि जनाब फलां साहब तो आपके हुक्मरान होंगे, ये भी मुझे पता है किस किस की ड्यूटियां लगी थी मीडिया में उनकी शख्सियात को जाली तौर पर तामीर करने की, और फिर वाकई वो हुक्मरान भी बने। और फिर उन्होंने आके क्या करना था, उन्होंने यहाँ के आपने रिपोर्ट दी ना मुझे, आपने मुझे रिपोर्ट दी कि यहाँ पे जब जो हमारे साथ अभी बैठे थे कि भाई पाकिस्तान मादनियात पे तैर रहा है, मगर नहीं, हमने इम्पोर्ट करना है। हमने स्टील की प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने के लिए अपनी स्टील मिल तबाह कर दी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने टैरिफ नीचे करवाया और जनाब बेड़ा घर, और आज भी उसको कबाड़ करके बेचेंगे। जबकि आज भी जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है उसने कायमा कमेटी में जाके कहा है कि हम लक्ष्मी मित्तल इसको खरीदना चाहता था, हम इसको आज रशिया ने कहा कि हम चला देते हैं, मगर नहीं, हमने उस हजारों एकड़ जमीन पे लेना चाहूंगा। आज हमें मौका मिला है, यूरोपीय ममालिक को ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों खटक रहा है सर? वहाँ से बयानात आ रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है और इससे खित्ते में प्रॉब्लम हो जाएगा। यूरोप कहाँ, ईरान कहाँ, वो उनको क्यों ऐसा प्रॉब्लम है सर? मियाँ साहब जब ये धमाके हो रहे थे ना, तो यहाँ का जितना वेस्टर्न लिबरल है ना, हाय हाय धमाके, न्यूक्लियर स्क्रैप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। 2010 में हमारे ऊपर चढ़ाना था इंडिया ने, अगर हमारे पास न्यूक्स ना होते तो। पूरी दुनिया में अमेरिका बहादुर और इस आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने यह असूल वदा कर दिया है कि अगर आपके पास एटम बम ना हुआ तो हम आपका इराक बना देंगे, हम आपका शाम बना देंगे, हम आपका अफगानिस्तान बना देंगे। हमें कोई शौक नहीं है न्यूक्स का, और मैं भी इसको न्यूक्लियर स्क्रैप ही कहता हूं। मगर ये हमारी ओनली पासपोर्ट टू आवर सेफ्टी है, जिधर मर्जी घुस जाते हैं। जिस तरह गजा में इन्होंने गले काटे हैं, इनकी सफाकियत देखें, इनके स्पिक एंड स्पैन सूट देखें, इनकी महज़ब गुफ्तगू देखें, और अंदर इनकी छुपी हुई वो दरिंदगी देखें कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके लाशें उड़ जाते हैं और ये हंस रहे होते हैं, एंड दे रिटायर टू देयर कंफर्टेबल बेडरूम्स फॉर वन नाइट गुड स्लीप। रात को सोने कैसे जाते हैं? कहाँ है मुस्लिम वर्ल्ड, कहाँ है जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं, वो किधर है? वो मुसलत कर देखते रहेंगे गले कटते हुए। मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर ये क्यों मुसलत करते हैं इनको? ये IMF, ये जो वाशिंगटन कंसेंसस था, ये क्या था? हमें गुलाम बनाने के लिए था। ये सारी जो वारदात होती है अब, और डर ये होता है, मैं एटली को कोट करूँ, गालमन ये प्राइम मिनिस्टर था उसका, और ये मेरे पास खबर पड़ी हुई है, ये 20 या 30 की खबर है, 1920 या 30 की। उसने कहा यार हमारा मसला और नहीं है, हमारा मसला ये है, ये हमारा, मैं वाइंड अप करता हूँ, हमारा मसला ये है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये कहीं हमारे खिलाफ जो ब्लॉक बन रहा था चाइना का या रशिया का, उधर जाएगा या हमारी तरफ आएगा। यार वो इन्होंने खिलवाड़ किया, हम इससे निकल सकते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करें और अपने मुल्क को बचाएं, और इंशाल्लाह हम बचा पाएंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।